Today's topic is stress strain relationship in a wire। यानी हमें क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या है ग्राफ की क्या स्टडी करनी है। तो जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का मिलता है कि पहले तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, फिर आपका कर्व, फिर थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा, फिर आपका कर्व के टाइप में हमें क्या मिलेगा। तो इस ग्राफ में देखिएगा ये जो लाइन है आपकी ओ से लेकर के ए तक, ठीक है। जो आपका पोर्शन है आपका ओ ए, ये आपका क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ओ से लेकर के ए तक का आप जो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये हमें शो कर रही है कि ओ से लेकर के ए तक जो है आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका स्ट्रेन के, यानी आपका हुक्स लॉ आपका क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। बियॉन्ड टू ए पॉइंट, यानी ए पॉइंट से जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ए पॉइंट से जो आगे आपका बी तक हम जाएंगे तो बियॉन्ड द पॉइंट ए द स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो आपका कर्व है ये आपका क्या है स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बी जो पॉइंट है यहाँ पे आपका क्या शो कर रहा है कि इलास्टिक लिमिट, यानी पॉइंट बी इज़ नोन एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और ओ एंड बी, ओ से लेकर के बी तक का जो रीजन है वो रीजन आपका बोला जाता है इलास्टिक रीजन, ठीक है ना। तो जो आपका पॉइंट है आपका ए से बी तक, यहाँ तक आपका हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, ठीक है। द हुक्स लॉ इज डज नॉट ओबे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी because A to B is not a straight line. Beyond to the point B, the graph represented by the curve BC, by the curve BC, where the strain increases much more rapidly with the stretch। यहाँ B से लेकर के C तक आपका क्या है स्ट्रेन तो आपका रैपिडली आपका क्या है मोर इंक्रीज हो रहा है, बट स्ट्रेस does not increase rapidly। The slope of the graph between stress and strain from point B to C become quite small as shown by the curve BC। If the wire is unloaded at point C, the graph between stress strain will not follow the path CBAO। यानी हम क्या है पॉइंट सी पर जैसे ही हम पहुंच जाते हैं और वायर पे हमने जो लोड लगा रखा है उसको हम क्या अनलोड कर देंगे, तो जो ग्राफ है वो आपका सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा, यानी CBAO पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये आपका CO' पाथ को क्या है फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका OO1, ये जो आपका OO1 जो गैप है इस गैप को हम बोलते हैं परमानेंट सेट, इसे हम क्या बोलते हैं परमानेंट सेट, ठीक है। दिस डिफॉर्मेशन इन द वायर इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब हम क्या है बियॉन्ड टू सी चले, यानी पॉइंट सी से थोड़ा हम क्या है आगे जब हम देखते हैं तो बियॉन्ड पॉइंट सी द वायर स्टार्ट शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेन, यानी सी से लेकर के जो डी तक है, सी से डी तक आपका क्या स्ट्रेन तो आपका ये स्ट्रेन तो इंक्रीज हो रहा है बट स्ट्रेस डज नॉट इंक्रीज, यानी स्ट्रेस में आपका कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा। सो दैट द पॉइंट सी एट विच द वायर यील्ड टू द अप्लाइड स्ट्रेस and begin to flow down is called yield point। ये जो पॉइंट सी है इसको हम क्या बोलेंगे yield point। इससे आगे जो आपका स्ट्रेस क्या है कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, स्ट्रेन आपका क्या है इंक्रीज होगा। अब हम क्या है बियॉन्ड टू डी पॉइंट जाएँ, यानी डी पॉइंट से हम क्या है थोड़ा और आगे जाएँ
तो डी पॉइंट से जब हम आगे चलते हैं तो बियॉन्ड पॉइंट डी द ग्राफ इज कर्व लाइन, जो ग्राफ है वो हमारा क्या है, कर्व लाइन हमें क्या मिल रहा है, डी ई एफ, ग्राफ इज ए कर्व लाइन डी ई एफ विच शो इवन if the wire is unloaded a little at point E. At point E, the thinning of the wire starts and the necks and waists are developed at few weaker portion in the wire and finally the wire breaks. वायर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पॉइंट ई पर आकर के, यानी डी से ई तक थोड़ा सा इंक्रीज होगी लेंथ वायर की, लेकिन ई पॉइंट पर हम जैसे ही जाएंगे तो वायर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग द पॉइंट ई, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग द पॉइंट ई इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस. पॉइंट ई पर जो आपका स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे. एंड द पॉइंट एफ इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट. द पोर्शन ऑफ द ग्राफ डी ई एफ शो प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर. Now next is ductile materials. These are show large plastic range beyond elastic limit. Such material is used in making spring and sheet, for example copper, silver, iron, aluminum, etc. Breaking point is widely separated from the point of elastic limit. Next is brittle material. These are show very small plastic range beyond elastic limit. The breaking point lies close to the elastic limit. जैसे आपका कास्ट आयरन, ग्लास, ETC. यह हमें क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ दे रखा है. तो ये जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपका ई पॉइंट है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस. नेक्स्ट है आपका इलास्टोमर्स. दीज आर दोज मटेरियल फॉर विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन विद इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक रीजन इज वेरी large. These do not obey Hooke's law over most of the region. It has no plastic range. The breaking point lies just close to the elastic limit. For example, rubber, elastic tissue of aorta, the large vessels carrying blood from heart. So that the breaking force equal to breaking stress into area of cross section of the wire. Next, breaking stress is fixed for a material, but breaking force will vary depending on area of cross section of the wire. ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका क्या है, फिक्स्ड रहता है मटेरियल के लिए, बट ब्रेकिंग फोर्स आपका क्या है, वेरी होता रहता है, और ये डिपेंड करता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर. नेक्स्ट है आपका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. द टेम्परेरी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स हमने क्या लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने क्या रिमूव कर दी, तो सडनली वो आपकी क्या ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में वापस नहीं आ रही, वो क्या कुछ टाइम में आती है. तो ये जो इफ़ेक्ट है आपका बोला जाता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक फैटिग. इलास्टिक फैटिग is the property of an elastic body by virtue of which
its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming force. Now next question is, a structural steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter. A 100 kN force stretches it along its length. Calculate stress elongation percentage strain on the rod given y equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Given r equal to 10 millimeter, so that it is equal to 10 to the power minus 2 meter, and L equal to 1 meter, and force equal to 100 kilonewton. It means 100 into 10 to the power 3 Newton, and y equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. So that stress equal to F upon A, तो F अपॉन पाई आर स्क्वेयर. हमने क्या यहाँ पे F की वैल्यू रखी है 10 की पावर 5, पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 का होल स्क्वेयर हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. एलोंगेशन यानी डेल्टा एल पूछिए, यानी चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन वाई. सो दैट 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8, एफ अपॉन ए की सीधे सीधे वैल्यू रख दी हमने, अभी निकाली थी. एल की वैल्यू हमें ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर दे रखी है, वाई की वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू 10 की पावर 11, तो ये आ जाएगा आपका 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर या 1.599 मिलीमीटर. नेक्स्ट स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, तो 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1 या 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3. परसेंटेज स्ट्रेन इक्वल टू 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3, 100 का हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.159% या 0.16%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज in length of a wire of diameter 2.5 mm stretched by a force of 100 kg weight, y equal to 12.5 into 10 to the power 11 dyne per centimeter. given r equal to diameter दे रखा है हमें 2.5, तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी, तो r इक्वल टू 2.5 अपॉन 2 यानी 1.25 mm, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 0.125 सेंटीमीटर. फोर्स दे रखा हमें 100 kgf, या फिर इसको हम क्या 100 इंटू 1000 gf भी लिख सकते हैं, यानी ग्राम वेट. सो दैट f इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इंटू 9.8 डाइन. नेक्स्ट y इक्वल टू होता है आपका f अपॉन a इंटू एल अपॉन डेल्टा एल. सो दैट डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई. तो f की वैल्यू रख दिए 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 3.14 इंटू 0.125 का होल स्क्वायर इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11. हमने a की जगह यहाँ ले लिया पाई आर स्क्वायर. परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 3.14 इंटू 0.125 इंटू 0.125 स्क्वेयर कर दिया हमने इंटू 12.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 100. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.16%. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल cylindrical column of steel support a big structure of mass 50,000 kg. The inner and outer radii of each column are 30 cm and 40 cm respectively. Calculate the compressional strain of each column. Y equal to 2 into 10 to the power 11 Pascal. M equal to 50,000 kg. R1 equal to 0.3 meter.
R2 इक्वल टू 0.4 मीटर, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर। तो y इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन कंप्रेशनल स्ट्रेन। तो कंप्रेशनल स्ट्रेन इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई, एफ इक्वल टू होता है आपका एम जी, और ए की जगह हम रख देंगे पाई आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर इंटू वाई। वैल्यू पुट करेंगे 50,000 इंटू 9.8 अपॉन 3.14, 0.4 का स्क्वेयर माइनस 0.3 का स्क्वेयर इंटू 2 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.785 इंटू 10⁻6।